हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन यहाँ पर आ चुकी है। 16 से 30 अप्रैल 2021 की मैगज़ीन है। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि एक फोर्टनाइटली मैगज़ीन है। हर 15 दिन के बाद ये मैगज़ीन प्रकाशित होती है और बेसिकली एनवायरनमेंट के इशूज़ को ये यहाँ पर कवर करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मेरी बोलने वाली भाषा हिंदी रहेगी और जो कुछ लिखा हुआ होगा वो सब इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि मैगज़ीन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर हुए हैं। मैंने पहले भी बताया है कि मैगज़ीन के अंदर से पॉइंट्स पीटी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और मेंस में एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ से पॉइंट्स निकाले जाते हैं। ओके, तो हम उन सब चीज़ों पर डिस्कस करते हुए मैगज़ीन का एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे पहली मैगज़ीन 1 से 15 अप्रैल 2021 की चैनल पर पड़ी हुई है। मैं यहाँ पर आई कार्ड भी लगा दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मैगज़ीन थी, ऑयल रश के बारे में थी। जिस तरीके से हम अब ऑयल को छोड़ करके नए एलिमेंट्स लिथियम आयन बैटरीज वगैरह की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर ये मैगज़ीन यहाँ पर थी। आगे चलें तो मैगज़ीन आप इस वीडियो को शेयर करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इसकी पीडीएफ, यस, मैगज़ीन की एक्चुअल पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन ये जो स्लाइड है ये एज अ पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक नीचे है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल था ज़ीरो ज़ीरो नेट ज़ीरो। ये क्या मतलब है ज़ीरो ज़ीरो नेट ज़ीरो? देखो, एक होता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसका जितना ज़्यादा इमिशन करेंगे उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो आप इसका जितना इमिशन कर रहे हैं, अगर आप इसको उतना ही सोख लें तो इसको कहते हैं नेट ज़ीरो इमिशन ऑफ CO2। बात समझ में आई? तो नेट ज़ीरो इमिशन का मतलब ये हो गया कि जितनी CO2 आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही CO2 आप सोख भी लीजिए। पेड़ लगाइए या फिर ओशंस के जरिए सोखिए, सिक्वेस्टेशन के बफर्स बनाइए। ठीक है, मतलब आपको जितनी प्रोड्यूस किया उतनी आपको ख़त्म करनी है, तब जा कर के कहा जाएगा कि नेट ज़ीरो इमिशंस हम कर रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ, यूएस के क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी इंडिया में आई और उन्होंने यहाँ पर टॉक की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पर बात हुई। ठीक है, इंडियन मिनिस्टर्स के बीच में और इनके बीच में। तो बेसिकली जो राइटर हैं वो यहाँ पर अपना गुस्सा निकालने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ठीक है, बात हुई, लेकिन बात इस चीज़ के ऊपर हो जा रही है कि नेट ज़ीरो नेट ज़ीरो। बात समझ रहे हैं? मतलब इन्होंने कहा है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके ऊपर हम लोग सिर्फ बातें करे चले जा रहे हैं और कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। नेट ज़ीरो क्यों यहाँ पर कहा इन्होंने कि ये एक मीनिंगलेस है। इंस्टीड द एंटायर डिस्क्लोजर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय कम्प्लीटली मीनिंगलेस डिस्कशन। इन्होंने इसको बताया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बातें हुई इन्होंने इसको कहा कि सब मीनिंगलेस डिस्कशंस यहाँ पर किए गए, बेफिजूल की बातें यहाँ पर की गई ऑन नेट ज़ीरो। क्यों? इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट जोए बिडेन विल डिक्लेयर हिज कंट्रीज नेट ज़ीरो टारगेट्स फॉर 2050 एट द समिट। इस समिट से ये अपेक्षाएं की जाती थी कि जो बिडेन, जो कि अभी अभी बेसिकली प्रेसिडेंट बने हैं, वो अपना टारगेट बताएं कि 2050 तक नेट ज़ीरो इमिशंस को यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, हुआ क्या? क्यों कहा जा रहा है कि नेट ज़ीरो सब बकवास है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने का। तो पहली चीज़ ये है, लेट्स बी क्लियर दैट देयर इज़ नो सब्सटेंस इन द नेट ज़ीरो टारगेट दैट कंट्रीज़ हैव बीन डिक्लेयर्ड। कहने का मतलब ये है कि एक एस्पिरेशनल आइडिया है। एस्पिरेशनल आइडिया क्यों है? क्योंकि सब कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम 2050 तक नेट ज़ीरो कंट्री बन जाएंगे, नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे। चाइना कह रहा है हम 2060 तक नेट ज़ीरो कंट्री बन जाएंगे। बट इन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है। ठीक है, इन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है। और अगर हम इनके आइडिया की बात करें, जो ये आइडिया की बात कर रहे हैं, तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। विल गेट स्केल्ड अप एंड बी रेडी फॉर डिलीवरी व्हेन द डेट कम्स। बात समझ रहे हैं आप? बात कहने का मतलब ये है कि ये एक एस्पिरेशनल आइडिया, एक महत्वाकांक्षी आइडिया था, क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ बातें हैं, बातों के अलावा इनके पास कोई भी प्लान नहीं है। और जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती चली जाएंगी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, आप देखेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, हम बिल्कुल भी नेट ज़ीरो नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि ये सब आइडिया फ्लॉड हैं, बकवास हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि इतनी CO2 यहाँ पर आपने वातावरण में पहुँचा दी, उतनी ही आप वातावरण से सोख लें। तो ये जो सोखने वाला काम है, इसको कहते हैं सिक्वेस्टेशन। इस सिक्वेस्टेशन को करने के दो तरीके हैं। पहला, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की कोशिश करें। ठीक है, ये दूसरा, आप कार्बन डाइऑक्साइड को पंप करें इनटू द ग्राउंड, जिसको कहते हैं कार्बन कैप्चर या स्टोरेज टेक्निक, कार्बन सिक्वेस्टेशन। तो ये दोनों ही टेक्निक यहाँ पर आपको यूज़ में लेनी पड़ेंगी अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि नेट ज़ीरो इमिशन कंट्री आपको बनना है।
बट बट दिक्कत ये है कि इस अप्रोच के ऊपर भी अनआंसवर्ड क्वेश्चंस हैं। मतलब ये अप्रोचेस जो हैं ये ऐसा नहीं है कि जितनी आपने CO2 वायुमंडल में प्रोड्यूस कर दी उतनी ही आप इन दोनों मेथड से सोख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि हम जो है ये जो नेट की बात कर रहे हैं ये फ्लॉ बातें हैं। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर राइटर यहाँ पर बात कर रहा है। तीसरा इन्होंने कहा कि नेट ज़ीरो इज़ इंस्ट्रिक्टली इनइक्विटेबल। इनइक्विटेबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम 2050 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे। चाइना कह रहा है हम 2060 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने बाद में इमिशन करने शुरू किए। चाइना इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो इंडिया भी यही कह रहा है कि हम 2050 तक नेट ज़ीरो नहीं होंगे क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, ये गलती डेवलप्ड कंट्रीज़ की है। तो इंडिया के लिए क्या टारगेट होगा? इंडिया के लिए क्या 2070 टारगेट होगा? ठीक है, तो ये इनइक्विटेबल जो यहाँ पर बताई जा रही है नेट ज़ीरो की, कोई कंट्रीज़ कह रहे हैं 2050 तक, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, तो IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बात करें तो अगर आपको 2050 तक नेट ज़ीरो होना है तो 2030 तक 45% कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जानी चाहिए एनवायरनमेंट से 2010 के लेवल से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। जब आप नेट ज़ीरो के बारे में लिख रहे हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में ये टर्म रही, तब आपको ये सब पॉइंट्स भी यहाँ पर नोट करके चलने हैं और इनको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। ठीक, तो वही बात है, क्या इंडिया 2070 का टारगेट देगा? मतलब इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रही है। कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम 2050 तक होंगे, चाइना कह रहा है 2060 तक होंगे, इंडिया कह रहा है 2070 तक होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, इसीलिए आइडिया को बताया जा रहा है कि नेट ज़ीरो का जो आइडिया है वो बिल्कुल फ्लॉड आइडिया है। ठीक है, वो एक एम्बिशियस आइडिया है। ठीक है, और वो एक ये देखिए आप, इंट्रिंसिकली इनइक्विटेबल आइडिया यहाँ पर उसको बताया जा रहा है। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए ये याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पर बेसिकली नेट ज़ीरो हो पाएगा तो आपको ये सब भी यूज़ करना पड़ेगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। डाइजेस्ट आर्टिकल के अंदर इस बार दिखाया गया गार्बेज डंप्स के बारे में, और यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से एनिमल्स की फूड हैबिट्स यहाँ पर चेंज हो रही हैं। एनिमल्स वो खा रहे हैं जो इंसान फेंक रहा है। एंथ्रोपोजेनिक फूड वेस्ट, बात समझ रहे हैं? तो जो इंसान का फूड वेस्ट है उसके ऊपर जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। इस सम स्पीसीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन एंथ्रोपोजेनिक फूड वेस्ट दैट कैन एक्सीडेंटली इंजेस्ट plastic, leading to the several health problems such as stomach ulcers, reproducible disruptions and premature death। तो तब अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, गार्बेज डंपिंग के बारे में लिख रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक फूड वेस्ट के बारे में लिख रहे हैं, या फिर पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के हालात हैं और क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। और ये बेसिकली एक स्टडी देखी गई उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जो एक लंगूर था, ठीक है, वो यहाँ पर फूड जो बेसिकली वो खा रहा था वो प्लास्टिक था। ठीक है, तो गार्बेज डम्प्स आर चेंजिंग फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल। किस तरीके से गार्बेज डम्प्स जो हैं वो फूड हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं एनिमल्स की, उसके ऊपर ये जो आर्टिकल था छोटा सा, बस यही था, इसके अंदर 4 लाइनें थी, बट यहीं से ही आपको ये 250 वर्ड का ऐसे लिखने में मदद मिल सकती है, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कि रिप्रोड्यूसिव डिसरप्शंस हो जाते हैं, प्रीमेच्योर डेथ है, या फिर स्टोमक अल्सर्स हैं, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये हेल्थ इश्यूज़ भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो नेपाल के अंदर भारी मात्रा में फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है कि रीज़न क्या है। रीज़न है कि पॉल्यूशन और हेज़। तो ये रीज़न भी आपको याद रखना है कि इन रीज़न्स की वजह से फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पर हो सकें। काठमांडू वैली के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली। दूसरे रीज़न्स क्या हैं? दूसरे रीज़न्स हैं वेहिकुलर इमिशन और कोल फायर ब्रिकिंस, जो ईंटों के भट्टे होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से यहाँ पर आग लग सकती है। एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स टू द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट्री लैंड्स टू ग्रो फोडर। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण भी यहाँ पर बेसिकली जो फॉरेस्ट फायर है वो देखने के लिए मिली है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं ये इंडिया है, ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ नेपाल है, तो नेपाल के अंदर यहाँ से जो थार वाला डेजर्ट इलाका है, यहाँ से वेस्टर्ली विंड्स जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर डस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं। वेस्टर्ली विंड्स डेट ब्रिंग्स डस्ट फ्रॉम साउथ एंड साउथ वेस्ट इंडिया ऑल्सो एड्स टू दिस पॉल्यूशन लोड। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से कारण यहाँ पर हो सकते हैं। धीरे धीरे नेपाल में फॉरेस्ट फायर के जो केसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले कुछ और थे, अब 14 टाइम्स हो गए, यानी कि लगभग 14 गुना केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ पर निकलते हैं। और
इस आर्टिकल में इतना ही काम का था। आगे देखें तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, BMW, वोल्वो, सैमसंग। इन लोगों ने कहा है कि डीप सी माइनिंग अलाउ नहीं की जाएगी। अपोज कर रहे हैं ये लोग कि डीप सी माइनिंग नहीं की जाएगी। देखिए, डीप सी माइनिंग ऑफ मिनरल्स क्या होती है कि जो बेसिकली समुद्र की सतह है, तलहटी है, वहाँ पर भारी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल, कॉपर। इनको क्रिटिकल बैटरी एलिमेंट्स कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। डीप सी माइनिंग के ज़रिए इनको यहाँ पर निकाला जाता है, बट कंपनीज़ ने कहा है कि ये नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए, डीप सी माइनिंग इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ द बैटरी मिनरल्स फ्रॉम नोड्यूल्स, यानी कि रॉक कंसंट्रेशन। तो रॉक्स जो हैं पानी के नीचे, उनमें ये जो मेटल्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, और उनको निकालने के लिए यहाँ पर डीप सी माइनिंग की जाती है। इसके कारण क्या है कि डिसरप्ट होता है मेराइन इकोसिस्टम एंड वांट मोर रिसर्च, और इसके ऊपर अभी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है, और साथ ही जो मरीन इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर बेसिकली डिसरप्ट होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। नॉर्वे ने लाइसेंस दिया था कि जो आप डीप सी माइनिंग कर सकते हैं, बट बड़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर मना कर दिया है। तो इस तरह के जनरल इश्यूज़ भी आपको पता होने चाहिए कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते रहते हैं। सोलार जियो इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सोलार जियो इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको पता होगा तो जो रेडिएशंस पृथ्वी की तरफ आते हैं उसको वापस किस तरीके से भेजा जाए, वो सब सोलार जियो इंजीनियरिंग के अंदर कवर किया जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रोग्राम है यहाँ पर। देखिए, स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर टर्बुलेशन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये एक पूरा प्रोग्राम है SCOPEX। इसका एम जानना बहुत ज़रूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। इसका एम है टू यूज़ सोलार जियो इंजीनियरिंग टेक्निक टू इंजेक्ट सनलाइट रिफ्लेक्टिंग एरोसोल सच एज सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द अपर रीचेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर टू मिनिमाइज द सन्स इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट सरफेस। कहने का मतलब ये है कि सूरज की लाइट जो है वो पृथ्वी के ज़्यादा अंदर तक ना आए, ठीक है, उसको पहले से पहले ही, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको पहले से पहले ही वापस भेज दिया जाए, जिससे कि जो अर्थ है उसका एनवायरनमेंट और ज़्यादा गर्म ना हो। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, और इसका जो एम है, ये जो मैंने लाइनें यहाँ पर हाईलाइट की हैं, इनको दोबारा से पढ़िए, ये बहुत ही काम का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर टर्बुलेशन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम का क्या मकसद है। ओके, तो इतना ही पूछा जाएगा। और बेसिकली क्या है कि इस प्रोग्राम को अभी मंजूरी नहीं दी गई है, हालांकि प्रोग्राम न्यूज़ में है। अर्थ का जो क्लाइमेट एंड गिव अ फ्री पास टू द पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। अगर हमने ऐसा किया कि पहले से पहले ही रेडिएशन को ऊपर भेज दिया, तो पृथ्वी पर लेवल कम हो सकता है, पोल्यूशन का लेवल पृथ्वी पर कम हो सकता है, और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर फ़ायदा होगा कि अब तो पोल्यूशन है ही नहीं, हम तो और ज़्यादा पोल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा एक मत यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। बट एक मत ये भी है कि बड़ी कंपनीज़ को यहाँ पर छूट मिल जाएगी कि पोल्यूशन के लिए हमारे पास नई टेक्निक्स हैं, तो हम और ज़्यादा पोल्यूशन कर सकते हैं। तो जब आप पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो सोलार जियो इंजीनियरिंग के बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो आर्कटिक रीजन के ऊपर लाइटनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले देखा गया था कि लगभग 18,000 टाइम्स ऐसा था कि जब लाइटनिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब ये लगभग 1.5 लाख टाइम्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो ये जो आपकी आर्कटिक लाइटनिंग है, ये होती किस वजह से है? लगभग देखिए, आर्कटिक एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 65 डिग्री नॉर्थ एंड से ऊपर का जितना भी एरिया है वो सब आर्कटिक रीजन के अंदर आ जाता है। क्यों होती है वो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। मैं इसको रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ। लाइटनिंग स्ट्रोक्स ओकर्स ड्यू टू द आइस क्रिस्टल्स इनसाइड द कन्वेक्टिव क्लाउड्स कोलाइड एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल चार्ज। बेसिकली क्या होता है कि जो धरती पर वार्म एयर होती है, ठीक है, वो वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर उठती है। धीरे धीरे ऊपर उठने के बाद वो कोल्ड होती चली जाती है, और कोल्ड होने के साथ जो उसके अंदर वाटर वेपर की बूंदें हैं वो सब जमने लगती हैं, और कन्वर्ट हो जाती हैं आइस क्रिस्टल्स के अंदर। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं आइस क्रिस्टल में, क्योंकि ऊपर जाते जाते तापमान कम होने लगता है। ओके, तो आइस क्रिस्टल में जैसे जैसे वो कन्वर्ट होती चली जाती हैं, फिर उनके बीच में कोलिजन होता है, ठीक है, मतलब घर्षण। उस घर्षण के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और ये लाइटनिंग यहाँ पर होती है। तो इनको जो क्लाउड ऊपर जा कर के ये बनते हैं, ये हो जाते हैं कन्वेक्टिव क्लाउड, आर फॉर्म्ड व्हेन वार्मर एयर राइज थ्रू द कूलर एटमॉस्फेरिक। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि जब मौसम नीचे कूल होता है तो गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठने के बाद ठंडी होती हैं। ठंडी होने के बाद वो आइस क्रिस्टल के रूप में जम जाती हैं, जिनके कोलिजन से जो यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण लाइटनिंग देखने को मिलती है आर्कटिक रीजन में।
ओके, इस चीज़ को याद रखना है, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। WHO, यूरोपियन यूनियन और 25 अदर कंट्रीज़ ने मिलकर के यहाँ पर एक ट्रीटी बनाने की बात की है, अभी बनी नहीं है, न्यू ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ये सब कंट्रीज़ जिसके पास भी जो चीज़ अधिक मात्रा में है वो एक दूसरे को सप्लाई करेंगे कोविड-19 से बचने के लिए। जैसे वायरस पैथोजेंस के बारे में डिटेल्स है, आउटब्रेक के बारे में इंफॉर्मेशन है, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट है, किस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है, ये सब चीज़ें एक दूसरे कंट्री के बीच शेयर की जाएगी। ऐसी एक ट्रीटी बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। अगली बात करें तो ब्राज़ील ने यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया है नागोया प्रोटोकॉल को। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और 130वां कंट्री ये यहाँ पर बना है ब्राज़ील, नागोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने वाला। याद रखना, इन्होंने इसको यहाँ पर रेटिफाई कर लिया है। आप यहाँ पर देखें तो नागोया प्रोटोकॉल के बारे में मैंने यहाँ पर पूरी चीज़ें दी हैं। ये बेसिकली 2010 में साइन की गई थी, नागोया जापान के अंदर है। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू द कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी से जितने भी बेनिफिट्स यहाँ पर बेसिकली मिलेंगे उनको आपको दबा करके नहीं रखना। जैसे इंडिया ने किसी तरीके का कोई बेनिफिट यहाँ पर हासिल किया बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज़ करके, तो उसको यहाँ पर शेयर करना है दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी। ये है नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सिस एंड बेनिफिट शेयरिंग, याद रखना इसको, ठीक है, एक्सिस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ओके, ठीक है। तो इसके बारे में और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। टोटल मिलाकर अब 130 कंट्रीज़ हो चुकी हैं यहाँ पर, इस चीज़ को भी याद रखना। और ये जो डाटा यहाँ पर दिया गया है 127, 128, ये सब भूल जाना, ठीक है। तो इसको पढ़ना स्लाइड से अब काफ़ी आसान यहाँ पर हो जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो फायर है, फॉरेस्ट फायर है या फिर बुश फायर है, वो बहुत ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। तो अब ये कम देखने के लिए मिली हैं पिछले कुछ समय में। जब से मैं बात करूं, अक्टूबर 1 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में फॉरेस्ट फायर बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। क्वाइटेस्ट फायर सीज़न ये यहाँ पर रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हुई है और लॉ नीना की कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई हैं। ला नीना के बारे में मैं आपको बता दूं, सितंबर 2020 के अंदर इंडिया बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ला नीना जैसी कंडीशंस देखी गई थी, और ला नीना कंडीशंस कूलर टेम्परेचर के साथ जो एसोसिएटेड है उसको याद रखना, ठीक है। तो ला नीना के साथ जब भी होगा कूलर एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर बुश फायर से स्प्रेड होने का जो चांस है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, साथ ही कूलर टेम्परेचर भी देखने को मिल रहा है। ओके, याद रखना इस चीज़ को। अगला जो छोटा पॉइंट है वो ये है, ये देखिए, 64% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ एट रिस्क ऑफ द पेस्टिसाइड पोल्यूशन। तो पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक अच्छी एग्रीकल्चर फसल को प्रोड्यूस करने के लिए, बट यहाँ पर एक्सेसिव पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण 64% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है। मतलब आप समझिए सोइल बायोडाइवर्सिटी भी एक टर्म यहाँ पर होती है, उसको बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पर है। सोइल जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर यहाँ पर खतरा देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, जापान है, मलेशिया है, फिलीपींस है, यहाँ पर जो ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण दुनिया भर की 64% से ज़्यादा एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो रिस्क के अंदर आ जाती है। लगभग 92 केमिकल हैं जो कि यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और जो कि रिस्क फुल यहाँ पर हैं। ओके, ये पढ़िए नागोया प्रोटोकॉल के बारे में। उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारे काम हुए। इंडिया में क्या बात हुई, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, इंडिया ने डिफ़र कर दिया है डेडलाइन फॉर कोल फायर प्लांट्स। कोल फायर प्लांट्स को बेसिकली जो वहाँ से आपकी जो मैं कह सकता हूँ फ्लू गैस यहाँ पर निकलती हैं, ठीक है, उसको उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसको हम फ्लाई ऐश भी कहते हैं। तो उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को क्या करना था, उनको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स लगानी थी। याद रखिएगा इस टर्म को, मतलब सल्फ़र की पॉल्यूशन को आपको कम करके तब उसको वायुमंडल में छोड़ना है। तो वो जो है वो लगाने थे 2017 में। गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था कि 2020 तक लगाइए, 2022 तक लगाइए, बट अब उनको यहाँ पर हटा दिया है, 2025 तक आपको लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह के टारगेट्स भी यहाँ पर पोस्टपोन हुए हैं। फिर अगर हम बात करें तो EAC एक होती है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो कि वर्क करती है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर के अंदर। बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते हैं उनका रिव्यू करते हैं कि उससे बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान होने वाला है, उससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होने वाला है। तो पिछले साल इन्होंने यहाँ पर देखें तो 439
ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको यहाँ पर इन्होंने बेसिकली चेक किया था, ठीक है। लेकिन 2020 में अगर इन्होंने देखें तो लगभग दुगने प्रोजेक्ट को यहाँ पर चेक किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट पर कंसर्न यहाँ पर दिया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि देखिए, द मिनिस्ट्री सेड ऑल एनवायरमेंटल अप्रेजल्स एंड फील्ड असेसमेंट्स वर डन व्हाइल कंसीडरिंग द प्रपोजल। ओके, तो सारे प्रपोजल्स को तभी यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है जब हमने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से जो जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर बनाया जा रहा है तो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को। ओके, तो ये कुछ छोटे पॉइंट हैं। इंडिया स्लिप कर चुका है 28 प्लेसेस से 156 कंट्रीज़ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की और इंडिया की रैंक उसमें 140 है। बहुत ही पुअर रैंक इंडिया की यहाँ पर आई है और सबसे ज़्यादा साउथ एशिया के अंदर तीसरा वर्स्ट परफॉर्मर कंट्री यहाँ पर इंडिया बना है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में आपको पता होगा, ये जेंडर गैप को दिखाती है कि किस एरिया में कितना जेंडर गैप है। जैसे मैं बात करूँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स के अंदर, इसके अंदर कई इंडेक्स सब इंडेक्स होती हैं, उसी के अंदर बात करें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो वुमेन मिनिस्टर्स की संख्या बहुत ही कम है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर मेल मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो वुमेन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही कम है। इसकी वजह से ये जो इनइक्वलिटी है ये और ज़्यादा वाइड हो चुकी है। ओके, इसको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो इंडिया में एक सबसे बड़ा इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट यहाँ पर जो बेसिकली स्टार्ट होने वाला है, और ये नाम याद रखिएगा इसका, रामागुदाम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वायर, जो कि पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बनाया जाएगा। एनटीपीसी के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 100 मेगावाट। 2022 तक हमारा टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। तो ये हमारी उसमें मदद करेगा क्योंकि एक सोलर पावर प्लांट है, यानी कि एक टाइप है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ बिल्स हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा के अंदर अभी अभी पेश किया गया। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि कैप्टिव और मर्चेंट माइंस, इन दोनों में पहले अंतर होता था। कैप्टिव और मर्चेंट माइंस में पहले अंतर होता था, अगर आप पूरे तरीके से बिजनेस के रूप में खोल रहे हैं तो आपको वो बेचना है, ठीक। आप माइनिंग करेंगे, माइनिंग के दौरान जो भी प्रोड्यूस होगा आप उसको बेचेंगे। दूसरा होता है कि आपने जो प्रोड्यूस किया आप उसको पूरा का पूरा अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप चाहें तो बेच भी सकते हैं, लेकिन देखिए जब ये बिल यहाँ पर पास हो जाएगा तब हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग रूल्स। आपको पता है कि इंडिया ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च कर दी है, और उसी के बेस पर जो मोटर व्हीकल रूल्स अभी बनाए गए थे उसमें चेंजेस यहाँ पर प्रपोज किए जा रहे हैं। ओके, तो व्हीकल स्क्रैपिंग पहले जो फैसिलिटीज़ हैं उनके रजिस्टर, उनके ऑथराइजेशन, उनके ऑपरेशन के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई जाएंगी कि किस तरीके से जो व्हीकल स्क्रैपिंग यार्ड है वो यहाँ पर डेवलप किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन कौन देगा, उसका ऑथराइजेशन कैसे किया जाएगा, उसको सेटअप करने का क्या प्रोसीजर होगा। ओके, बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एन इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। तो याद रखना बिहार ने ऐसा पहला काम किया है, और ये अंडर होगा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है इसके अंदर बिहार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लॉन्च की है। ये क्या करेगा, ये मेज़ और मेज़ से बेसिकली इथेनॉल का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स है कुछ, इनको याद रखना। इस आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। ये बड़ा आर्टिकल था और इस आर्टिकल के अंदर एक स्टडी हुई जो कि पिछले 178 सालों से चल रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी यहाँ पर है। पिछले 178 सालों से ये स्टडी यहाँ पर चल रही थी, और इस स्टडी की बात करें तो ये स्टडी इंग्लैंड के अंदर चल रही थी, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर ही लेकर के चलता हूँ सीधे, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग एग्रीकल्चर स्टडी, जो कि 178 ईयर से चल रही थी। देखिए, तो ये यहाँ पर बेसिकली एक फील्ड है, फील्ड का नाम है ब्रॉड वॉक, ठीक है। तो ये फील्ड इंग्लैंड के अंदर है, और इसके अंदर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रनिंग स्टडी चल रही है, जो कि पिछले 178 सालों से चल रही है। अभी अभी इसका निष्कर्ष निकल करके आए हैं। पहले हम जानते हैं कि इसके अंदर किया क्या गया था, ठीक। तो जैसे ये फील्ड है, यहाँ पर आपको ये फील्ड दिख रहा होगा, इस फील्ड के अंदर हमने अलग अलग रोज़ यहाँ पर बना दी।
अलग अलग रोज़ हमने यहाँ पर बना दी और इनमें से, ठीक है, ऐसी बहुत सारी रोज़ बनाई, इनमें से हर किसी के अंदर सेम सेम चीज़ उगाई। जैसे व्हीट उगाया इस बार, ठीक है, व्हीट 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 उगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया, यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया, यहाँ पर हमने खाद का यूज़ किया ही नहीं, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ किया, यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र और थोड़े से कम यूज़ किए, यहाँ पर NPK रेशियो अलग यूज़ किया, यहाँ पर वाटर ज़्यादा दिया, यहाँ पर पेस्टिसाइड ज़्यादा दिया, यहाँ पर पेस्टिसाइड कम दिया, ठीक है, यहाँ पर वाटर के अंदर पेस्टिसाइड मिला करके दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके की अलग अलग स्टडीज़ यहाँ पर हुई, उसके बेस पर कुछ निष्कर्ष निकले हैं, उनको देखते हैं। तो जो फील्ड है उसको कई भागों में बांटा गया, कुछ को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स दिए गए, कुछ को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स दिए गए, किसी को फर्टिलाइज़र्स दिए ही नहीं गए, ठीक है। तो उसके बेस पर स्टडी हुई। अच्छा, स्टडी का एम क्या था? स्टडी का एम था टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड स्टडी द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड। किस तरीके से फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से फसल के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, पानी कम से कम यूज़ करके न्यूट्रिशन और रिक्वायरमेंट कितनी है फसल की, उसके बेस पर ये स्टडी यहाँ पर कंडक्ट करने का मकसद था। बहुत लंबा समय हो गया, इसीलिए निष्कर्ष काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर निकले। ये वो फील्ड है, आप यहाँ पर रोज़ लगातार देख रहे होंगे, ये सब जो है वो बेसिकली अलग अलग फील्ड की रिक्वायरमेंट के बेस पर बनाया गया था। साइंटिस्ट हैव बीन शोइंग व्हीट ऑन दिस फील्ड नेम्ड ब्रॉड वॉक, फील्ड का नाम मैंने बता दिया। और 1843 से ये स्टडी यहाँ पर बेसिकली चल रही थी कि किस तरीके से क्रॉप यानी फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। स्टडी के बेस पर जो पिछले 178 सालों से चल रही थी, कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? देखिए, पहली ऑब्जर्वेशन है द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल बोर्न पेस्ट एंड डिजीज आर मिनिमाइज इन द केस द फील्ड गेट्स अ 2 ईयर ब्रेक। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस फील्ड के अंदर व्हीट उगाया है, तो अगर हम 2 साल के बाद फिर से व्हीट उगाएं तो हमें कम पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही जो सॉइल है वो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है 2 साल के अंदर। याद रखना, डिजीज़ कम लगती हैं। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी अगली फसल उगा रहे हैं तो उसके बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 2 साल का, जो पिछली फसल है उससे, तब आपको जो सॉइल बोर्न पेस्ट हैं या डिजीज़ हैं वो कम लगेंगी। ओके, तो पहला तो ये चीज़ पता चली। दूसरी क्या पता चली? दूसरी पता चली द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर हैज़ इंक्रीज द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑन सम प्लॉट्स। जहाँ पर भी हमने ऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया वहाँ पर जो फसल है वो काफ़ी अच्छी हुई और सॉइल की जो उर्वरता है वो भी बढ़ी हुई मिली। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इट ऑल्सो हैड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन मैनी सॉइल प्रॉपर्टीज़। सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अच्छी हो गई, जैसे उर्वरता बहुत अच्छी हो गई, या उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो गया, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बहुत अच्छी होगी। तो ऑर्गेनिक जो खाद है उसको यूज़ करने का ये फ़ायदा हमें यहाँ पर देखने को मिला। इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइंस बनाई, इसके अंदर खाद दिया, इसके अंदर खाद नहीं दिया, इस तरीके के जो यहाँ पर काम ये किया गया। ओके, फिर और भी चीज़ें निकली। द हायर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन द ग्रेटर इज़ द यील्ड। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ की उतनी ही ज़्यादा जो उत्पादन हुआ। ये सिर्फ जब हुआ जब आपने N6 टाइप का नाइट्रोजन यहाँ पर यूज़ किया। इंडिया में ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। N1 to N6 इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं है। N फर्टिलाइज़र यहाँ पर जो बेसिकली नाइट्रोजन पोटेश जो NPK रेशियो है, ठीक है, वो डिसबैलेंस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आप N6 का यूज़ करेंगे व्हीट ट्रीटेड विद N6 तो यहाँ पर आपको यील्ड बढ़ी हुई दिखेगी। The findings show that there is a little benefit for farmers using fertilizers with such high level of nitrogen। साथ ही ये भी देखने को मिला कि अगर आप नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फार्मर के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। आपकी फसल तो थोड़ी बढ़ जाएगी बट आपकी मिट्टी की जो उर्वरता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट, एनी रेसिड्यू नॉट रिटेन्ड इन द सोइल में कन्वर्ट टू द नाइट्रस ऑक्साइड। और साथ ही जितना ज़्यादा आप नाइट्रोजन यहाँ पर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर बनेगी जो कि ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। याद रखना इस चीज़ को, नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप N6 टाइप का यूज़ करते हैं तो आपकी फसल में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, बट वो बढ़ोतरी आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी जितना नुकसान कर देगी। डेट लीक्स व्हेन वाटर ड्रेन्स थ्रू द सोइल। तो ग्रीन हाउस गैस ये एनवायरनमेंट में चली जाती है और फिर नुकसान ही नुकसान। अगली चीज़ पता चली कि वीट कंट्रोल टू प्रोटेक्ट द यील्ड। यील्ड को, अपनी फसल को बचाने के लिए यहाँ पर आपको वीट कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा। जो खरपतवार है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स आर रियली नीडेड व्हेन द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द एविडेंस बेस्ड एग्रोनॉमी।
जब आप देखिए ये 178 ईयर्स तक ये स्टडी चली, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि हमने इतनी बड़ी स्टडी की है और हमारे पास एविडेंस भी हैं कि आप इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आप भी अपनी फसल में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ओके, तो ये सब लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट थे। और यहाँ पर देखें आप, इंडिया भी अपने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कर रहा है, फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को लेकर के। ICAR इस तरीके की जो स्टडीज़ है वो यहाँ पर करता रहता है। 17 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो लोग यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सस्टेन प्रोडक्टिविटी विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, तो एक स्टडी हुई, उसके बेस पर हमें ये चीज़ पता लगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई बिल्कुल भी ना दें तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अरे अच्छा, हाँ, अब आगे चलते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय पूरे वर्ल्ड वाइड में ला नीना जैसी कंडीशन से सितंबर सितंबर 2020 में ये यहाँ पर शुरू हुआ था और उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर 2020 तक ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कंडीशंस बढ़ती चली जा रही और अप्रैल 2021 तक ये कंडीशन, मतलब ला नीना की कंडीशन अप्रैल 2021 तक रहेंगी। ला नीना का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब होता है कि कूलर द एटमॉस्फेयर। ओके, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब कूलिंग फील करते हैं और रेनफॉल बढ़ जाती है, इस चीज़ को याद रखना। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इंडिया में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। वर्ल्ड इज़ हीटिंग अप इवन इन ला नीना ईयर्स। ला नीना सालों में भी दुनिया, वर्ल्ड, इंडिया ही नहीं दुनिया की बात हो रही है। द वर्ल्ड इज़ हीटिंग अप इवन इन द ला नीना ईयर्स दैट आर एसोसिएटेड विद कूलर टेम्परेचर। ला नीना की कंडीशन बनेगी, आपको पता होना चाहिए कि ला नीना जो है हर 7 से 8 साल के अंदर में बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है उसकी कि 7 से 8 साल में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ला नीना जैसी कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुनिया भर में टेम्परेचर बहुत ही गर्म देखने के लिए मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप देखें तो ओके, कुछ फ्लोवर्स ऐसे होते हैं गिरने के लिए जिनके गिरने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बट वो फ्लोवर्स ऐसे हैं कि वो समय से पहले यहाँ पर टूट जा रहे हैं। सच अर्ली फ्लोवरिंग, उनका पहले से ही टूट जाना इज़ एसोसिएटेड विद लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड हीट। जितना ज़्यादा वो लाइट एंड हीट के अंदर रहेंगे उतनी ही जल्दी वो पेड़ों पर से गिर जाएंगे। तो लाइट एंड हीट का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी का बढ़ता चला जा रहा है, विच इज़ नाउ स्वीपिंग द सब कॉन्टिनेंट। पूरे इंडिया के अंदर भी यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। जनवरी एंड फरवरी 2021 तीसरे सबसे हॉटेस्ट जो बेसिकली मंथ देखने के लिए मिले। ठीक है, इससे पहले 2016 भी ऐसा ही था। 2016 में यहाँ पर जनवरी और फरवरी बहुत ज़्यादा हॉट थे, उसके बाद ये यहाँ पर तीसरे हॉटेस्ट देखने के लिए मिले। तो जबकि ला नीना की कंडीशंस अभी हैं, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया सॉ ए स्पाइक ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मोर इन द डे टाइम टेम्परेचर। दिन के टेम्परेचर में जनवरी और फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी और फरवरी के महीने में 5 डिग्री तक का स्पाइक देखने को मिला है, जबकि ला नीना की कंडीशन में ये टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाना चाहिए था। टेम्परेचर गिर नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज्योग्राफी के नोट्स उठाएं और वहाँ पर आप पढ़ें, किसके बारे में आप पढ़ें, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन के बारे में, आप पढ़ें ला नीना के बारे में, और आपको पढ़ना होगा अल नीनो के बारे में। ओके, तो इन सब के बारे में आपको पढ़िए कि किस तरीके से ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के अंदर ये फिनोमिना जो है ये इन्फ्लुएंस करता है रेनफॉल को और टेम्परेचर पैटर्न को अराउंड द वर्ल्ड, किस तरीके से टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़िए। यहाँ से तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ला नीना की कंडीशन विंटर से रिलेटेड होती हैं। ये जो मैंने यहाँ पर जो ये आपका डाटा है इसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने एक एवरेज ले लिया पूरी दुनिया का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सर्दी गर्मी सब मिला करके 14 डिग्री सेंटीग्रेड का ये एवरेज ले लिया, जो मैंने लाइन खींची है अभी। ठीक है, अच्छा, ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं बात करूँ 1970-75 से पहले की, ठीक है, ये पहले है नीचे। ओके, उससे पहले की बात करूँ तो चाहे कंडीशन अल नीनो की हो चाहे कंडीशन ला नीना की हो, यानी टेम्परेचर बढ़ना हो या घटना हो, एवरेज जो है वो हमेशा ही 14 डिग्री से कम रहता था। ठीक है,
1970 से पहले चाहे कंडीशन ला नीना की हो या अल नीनो की हो, टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता था एवरेज। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। अभी चाहे अल नीनो की कंडीशंस हो या ला नीना की कंडीशंस हो, टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। देख रहे हैं ना कि ये जो चीज़ है, ये जो है ये यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 0.88, ये लास्ट लानीना ईयर वाला डाटा है, सबसे ऊपर जो है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लानीना के दौरान क्या होना चाहिए था कि ये डाटा इधर की साइड में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इधर की साइड में है। ये दिखाता है कि टेम्परेचर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, तो ये है, और साथ ही आप अपने ज्योग्राफी के नोट से देखिए, यहाँ से आपको इतना ही डाटा मिलेगा। फिर ये एक आर्टिकल है वैक्सीन शॉर्टेज के ऊपर, कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ा आर्टिकल था, लगभग 30 पेजेस के अंदर यही आर्टिकल था। टोटल 60 पेजों की मैगजीन में 30 पेज का ये आर्टिकल है। बट कुछ काम के पॉइंट्स भी यहाँ पर निकले हैं कि वैक्सीन शॉर्टेज से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं। देखते हैं भाई। पहली बात तो ये कि जो इंडिया है, इंडिया हैज़ एनहेंस्ड इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। हमने दूसरी कंट्रीज़ को कोविड-19 की वैक्सीन दी। यहाँ पर पुअर कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं जैसे कि, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमने इनको, जैसे ब्राज़ील है, ठीक है, वहाँ पर हमने कोविड-19 की वैक्सीन पहुँचाई और हमने इसको नाम दिया वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी। इट मस्ट नाउ स्केल अप इट्स मैन्युफैक्चर बाय रोपिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर की पूरी मदद ले रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। इंडिया के अंदर 7 बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं। बात समझ रहे हैं आप? इंडिया के अंदर 7 बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं, बट उनकी मदद नहीं ली जा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ में। ठीक है, बट अब जो राइटर हैं उनका कहना ये है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को यहाँ पर मदद की जाए, और जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, हम दूसरी कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं, इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की भी मदद की जाए कि वो वैक्सीन्स को डेवलप करने में हमारी मदद करे। कहने का मतलब ये है कि ओके, ये स्लाइड्स इधर उधर हो गई हैं। ठीक, पहले मैं आपको मेन चीज़ पर लेकर के चलता हूँ कि मैं आखिर बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। ओके, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि द गवर्नमेंट मस्ट रीवाइटलाइज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू मीट कोविड-19 वैक्सीन रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रीवाइटलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग फार्मा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो इंडिया के अंदर हैं, उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास साइंटिस्ट भी हैं, उनके पास टेक्नीशियंस भी हैं, बट आप उनको एक मौका देने की कोशिश कीजिए। इंडिया के अंदर 7 पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चर इंडस्ट कंपनीज़ हैं, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उनमें से 3 जो हैं वो हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के अंदर, दूसरा है बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी, तीसरा है पास्ट्योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, और भी हैं, ये सब इनके नाम लिखे हुए हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी यहाँ पर मदद ली जा सकती है, बट इनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही ख़राब रहे हैं। 2008 में यूनियन गवर्नमेंट ने इनके लाइसेंस जो है ख़त्म किए थे। द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ 3 ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक CRI, BCGVL एंड PII, इनके लाइसेंस कैंसिल करने पड़े थे क्योंकि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के अंदर जो उनके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अगर इन्होंने इस तरह की हरकत वैक्सीन के अंदर भी की तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इस वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मदद नहीं ली जा रही है, लेकिन अभी राइटर का कहना है कि ली जानी चाहिए क्योंकि जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। हालांकि ये जो 3 लाइसेंस रद्द किए गए थे इनको यहाँ पर रिवाइव कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पिटीशन डाली गई थी और यहाँ पर इनको छोड़ दिया गया था। ऐसा सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं हो रहा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मदद नहीं ली जा रही, और पूरे ग्लोबल लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं। सेवरल कंट्रीज़ वीकन देयर पब्लिक इंस्टीट्यूट इन द 1980s और उन्हें अब ये चीज़ भुगतनी पड़ रही है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मदद नहीं ले रही थी, इस वजह से उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। अगर इंडिया भी ऐसी हरकत करेगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की मदद नहीं लेगा तो यहाँ पर इंडिया को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। दे आर फीलिंग द पिंच नाउ एंड इंडिया विल गेट द पिंच लेटर ऑन। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया डिसबैंडेड इट्स पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू मेक वे फॉर प्राइवेट
प्लेयर्स, इंडिया ने अपने पब्लिक सेक्टर को खुद ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देने के लिए। तो ये क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी लिखी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो काम चला। आप देखें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया था लाइसेंस ऑफ 3 PSUs, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। हालांकि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिर फाइल की गई थी और इनमें से कुछ को यहाँ पर रियायत भी दी गई थी, ठीक। उससे पहले हमने एक लॉ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंदर हमने अमेंडमेंट किए थे और अमेंडमेंट करने के बाद हमने नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर क्रिएट की थी। और राइट, तो ये अथॉरिटी, इसके जो रूल्स थे उन रूल्स को ये इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वजह से इनके जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया। लाइसेंस कैंसिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में PIL गई, PIL जाने के बाद यहाँ पर इनको कुछ रियायतें दी गई और आगे फर्दर वर्क यहाँ पर होता रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो पॉलिसीज़ इंडिया के पास अपनी बेसिकली हैं, एक है इंडिया की नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 और दूसरी है इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ओके, तो इन दोनों के अंदर एक अंतर आपको याद रखना है। क्या अंतर है? वो अंतर ये है कि नेशनल वैक्सीन पॉलिसी 2011 एनकरेज करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है वो फोकस करती है पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तरफ। अब दोनों में ही पब्लिक यूज़ हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वर्ड पब्लिक यूज़ हुआ है और यहाँ पर नीचे भी पब्लिक वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो पब्लिक सेक्टर की मदद तो करनी पड़ेगी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की मदद तो करनी पड़ेगी, तभी जा कर के कुछ फ़ायदा होगा। ओके, तो ये ओवरऑल आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर डाला था। ओके, अब चलते हैं अपने मेन आर्टिकल की तरफ जिसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला था। WHO ने वैक्सीन के लिए यहाँ पर बेसिकली काफ़ी काम किया, ठीक। क्या क्या काम किया उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बनाया कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, CTAP। इसके अंदर क्या है कि हर एक कंट्री या हर एक कंपनी जो भी हैं वो अपनी नॉलेज को यहाँ पर शेयर करेंगी दूसरी कंट्रीज़ या कंपनीज़ के साथ में, इन द लोअर इनकम कंट्रीज़, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ करके चलनी है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ नॉलेज को यहाँ पर साझा करे, उसके ऊपर ये जो एक्सेस पूल है बनाया गया था। दूसरा ये था कि कोई भी कंट्री है या कंपनी है वो कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या पेटेंट्स वो हासिल नहीं कर सकती। उसको यहाँ पर छूट दे दी गई कि इनके ऊपर आप जो पेटेंट है वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फिर उसके ऊपर मोनोपोली यहाँ पर दर्शाई जाती है, उसको कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। और ऐसे वर्ड में जब कोविड-19 वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें एक ऐसा वर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें एक दूसरे की मदद की जाए। बट कोई भी कंट्री इसके ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इससे उसको काफ़ी ज़्यादा आमदनी होगी। ओके, फिर और भी चीज़ें हैं, देखिए ये प्री के हिसाब से पॉइंट है, चाइना हैड मैन्युफैक्चर द मोस्ट कोविड-19 वैक्सीन, ठीक। तो ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताया चैलेंजेस के नाम से, वैक्सीन शॉर्टेज के नाम से, इस आर्टिकल के अंदर से आपको इसी तरह के पॉइंट्स निकालने हैं। ये पूरा आर्टिकल काम का बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चाइना हैज़ मैन्युफैक्चर द मोस्ट कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो US एंड UK हैव कीप्ड ऑल द वैक्सीन फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। याद रखना US और UK ने बिल्कुल भी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो नहीं किया है वैक्सीन का, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वैक्सीन को बचा करके रख रहे हैं। इंडिया और चाइना ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन को। इन्होंने अपना हाफ ऑफ द स्टॉक यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया है। एक इनिशिएटिव है वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ को जैसे UK है, ब्राज़ील है, मोरक्को है, बांग्लादेश है, इन सबको यहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई है इस इनिशिएटिव के ज़रिए। ओके, तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। चाइना भी काफ़ी अच्छा कर रहा है बट इंडिया चाइना से आगे है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही बात यहाँ पर कहनी थी और ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरी बात करें कि इंडिया ने अभी अभी अपने जो नाइबर्स हैं चाइना उनको वैक्सीन पहुंचाने में फेल रहा है, तो इंडिया ने उनकी मदद की है। जैसे 3 लाख डोजेस पहुंचाए म्यांमार को, नेपाल को, बांग्लादेश को, ब्राज़ील को, ठीक है। तो ये सब काम इंडिया ने किए और इसी वजह से इंडिया चाइना से आगे है क्योंकि चाइना ने इनको कोई भी जो सहायता है वो यहाँ पर नहीं पहुँचाई है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे याद रखिएगा इन चीज़ों को। यहाँ पर देखें तो एन अनइक्वल वर्ल्ड, अब ये वैक्सीन आपसे पूछी जा सकती है कि कहाँ पर कौन सी वैक्सीन का यूज़ बेसिकली किया जा रहा है, तो इंडिया में ज़्यादातर कोवैक्सीन का यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से चाइना के अंदर देखें तो आप 2-3 वैक्सीन है जैसे कॉनवीडोकिया, ठीक है, कोरोना वैक, ठीक। रसिया के अंदर भी है स्पुतनिक V,
कोविवैक, ठीक, ये चीज़ याद रखिए। यूके के अंदर भी हैं एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। एंड अनइक्वल वर्ल्ड का मतलब ये है कि कहीं पर तो बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, और एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज सिर्फ दो ही हैं, इंडिया और चाइना। दूसरा अगर हम बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, याद रखना। यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पर है, इंडिया तीसरे नंबर पर है, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन। प्रीलिम्स के हिसाब से पॉइंट क्रोनोलॉजी में भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये एक चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है, मुश्किल है आपसे पूछी जाए। ये आर्टिकल मैंने बता दिया कि क्यों हमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की ज़रूरत यहाँ पर है। फिर ये अफ्रीका के ऊपर थोड़ी सी बात हुई है कि अफ्रीका के अंदर जो है बेसिकली वैक्सीन जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही हैं, और उसके ऊपर ही पूरी केस स्टडी थी। ये सब हमको यहाँ पर नहीं जानना, ठीक है, कि कहाँ पर कितना जो है ये सब काम हो रहा है, ठीक है, नहीं नहीं ये सब नहीं जानना, ठीक। और क्या हालत है वहाँ के पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, ठीक है, एजुकेशन की क्या हालत है, गवर्नमेंट डेब्ट्स, रियल जीडीपी, इन्फ्लेशन की क्या हालत है, हमें नहीं जानना, ओके। इस आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली आपको बताता है नॉट जस्ट एनीवेयर वाटर स्ट्रक्चर्स वुल्ड अंडर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि मनरेगा है, मस्ट बी सूटेड टू द लोकल जियोग्राफी। तो जो मनरेगा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, जो मनरेगा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि लोकल ज्योग्राफी के हिसाब से हों। ऐसा नहीं है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और वो टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के ऊपर बात हुई है। मनरेगा के बारे में अगर आपको पता हो, 2005 का एक्ट है, 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड कराने की बात करता है, ओके। इसके अंदर 40% जितना भी फंड यहाँ पर आता है उसका 40% एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, मतलब कुआं बनाया जाता है या फिर वाटर बॉडी उससे क्रिएट की जाती है, ठीक। तो 40% पैसा ऐसे ही कामों में जाता है, और अगर ऐसे कामों में पैसा जा रहा है तो हमने देखा कि 2005 का एक्ट है और लगभग 15 साल पूरे हो चुके हैं इम्प्लीमेंट होते होते मनरेगा को, बट कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। स्कीम के जो मोटिव्स हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, मतलब ये जैसे कि वाटर बॉडी बनाई गई तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बेसिकली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अंदर आता क्या है, क्या क्या बनाया गया, जैसे कि तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, इरिगेशन सोर्सेज, इम्प्लीमेंटिंग वाटर सेट वर्क, डिस्टिलिंग विलेज टैंक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन कनाल, ये सब यहाँ पर बनाया जाता है, और एफोरेस्टेशन भी किया जाता है, ओके। बट देखने के लिए मिला है कि ये सब काम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे जो मनरेगा के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए गए वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, बहुत सारे स्ट्रक्चर डिफंक्ट पड़े हुए हैं, मतलब ख़राब पड़े हुए हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि इनको बहुत गलत तरीके से बनाया जाता है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर यूज़ नहीं किए जाते हैं। आपने सिर्फ बना दिया, आपने ये नहीं देखा कि उसके नीचे क्या था, ठीक है, क्या वो स्ट्रक्चर कुछ समय तक होल्ड भी रहेगा, ठीक। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? पहला, पुअरली कंस्ट्रक्टेड, गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया या फिर गलत मटेरियल लगाया गया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, आपने वहाँ की टोपोग्राफी जो ज्योग्राफी है उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया। साथ ही इनएडिक्वेट अटेंशन, आपने पूरा ध्यान नहीं दिया। बुल्ड विदाउट ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द स्टोरेज प्रॉपर्ली बाय अंडरलाइंग फॉर्मेशन, जो आप वाटर बॉडी बना रहे हैं उसके नीचे क्या है, उसके नीचे का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो स्ट्रक्चर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा तो आपकी वाटर बॉडी ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। लोकल लेवल पर डाटा अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इन चीज़ों को एनालाइज करे, ओके। ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं किस तरीके से? तो हमें जो काम है हमारा, जो हमारा मनरेगा के अंदर वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स का काम है, उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए। पहला जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल है। दूसरा, जहाँ पर पानी की मात्रा उतनी अवेलेबल नहीं है लेकिन हाँ काम चल जाता है। तीसरा, जहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, दिक्कत है, ठीक। तो वही हैं चीज़ें यहाँ पर आप देखें तो पहले हम उन इलाकों पर फोकस दें जहाँ पर नेचुरली और फिज़िकली वाटर बहुत प्रचुर मात्रा में है, जैसे जैसे बिहार के गंगेटिक प्लेन है या गंगा यमुना का बेसिन है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर पानी की मात्रा पर्याप्त है, तो हम इन जगहों पर ध्यान दे सकते हैं। फ्लड कंट्रोल और प्रोटेक्शन वर्क के ज़रिए यहाँ पर सिर्फ इन दो चीज़ों के ज़रिए यहाँ पर काम किया जा सकता है,
ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस शुड ऑल्सो बी गिवन टू द एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के ऊपर वर्क किया जाए। टू स्टॉप सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोजन ना हो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। एंड सिल्टिंग अप ऑफ रिजर्वर, रिजर्वर में सिल्टिंग ना हो, ठीक है। तो तलहटी की सतह पे जो जमाव है वो ना हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर वर्क किया जाना चाहिए। फॉरेस्ट कवर इंप्रूव करता है हाइड्रोलॉजिकल रिजीम को। हाइड्रोलॉजिकल रिजीम क्या होता है, मैंने डेफिनेशन दी है, रिफर्स टू द वेरिएशन इन द स्टेट एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी का समय के हिसाब से और उसकी जगह के हिसाब से स्ट्रक्चर में किस तरीके का चेंज है वो कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल रिजीम, ठीक। तो इस सबको यहाँ पर इस तरीके से मदद की जा सकती है। अगली चीज़, अगला ऐसा है कि जो दूसरे और स्टेट हैं जहाँ पर वाटर एवेंडेंट तो है बट फिजिकल वाटर स्केर्स एरियाज़ वो यहाँ पर हैं। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट एंड ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, केरल की, ठीक है। तो इन जगहों पर भी हमें वर्क करना है। हमारा मेन मकसद होना चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने का फॉर इकोनॉमिकली वीकर क्लासेज आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस रीजन्स। तो अलग अलग हिस्सों में बांट करके रीजन्स को तब हमें यहाँ पर लोकल लेवल पर वर्क करना चाहिए। दे आर ऑल्सो परफेक्ट फॉर द सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग, वहाँ पर की जा सकती है। इम्पाउंडमेंट्स वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट इंटरवेंशंस ली जा सकती हैं, जैसे कंटूर बंटिंग है, ड्रेनेज कंट्रोल है, ठीक है। ये सब काम हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं। तीसरे एरियाज़ वो आते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ग्राउंड वाटर भी नहीं है। द सेंट्रल वेस्टर्न एंड सदर्न प्लेट्यू रीजन, गुजरात प्लेन्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न ड्राई रीजन्स हैं ये सब। यहाँ पर ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। रिनोवेशन करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना पड़ेगा, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की सुविधा यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब काम हम यहाँ पर करें। दे ऑल्सो हैव हाईली वेरिएबल मानसून रेनफॉल, तो ऐसा भी नहीं है कि मानसून के समय यहाँ पर एक जैसी बारिश होती है, कभी कितनी हो गई कभी कितनी हो गई, ओके। और यहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा है, मतलब पानी कम पड़ता है उड़ ज़्यादा जाता है, ओके। तो ये सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हम जो यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी रीजन्स हैं इन पर ध्यान दे सकते हैं, ओके। ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए लैंड लेवलिंग फॉर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, डीसिल्टिंग, लिंकिंग ऑफ कनाल्स एंड रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये सब चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि उनके अपने अपने चैलेंजेस यहाँ पर होंगे, बट इतनी डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। ऑलराइट, ये है। तो कुल मिलाकर के मनरेगा के अंदर बहुत कुछ काम हो सकता है अगर अच्छे तरीके से किया गया, केयरफुल तरीके से प्लानिंग की गई, इफ़िशेंट इम्प्लीमेंटेशन किया गया, वाटर मैनेजमेंट वर्क अच्छे से किया गया, तो यहाँ पर काम ढंग का हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं हो सकता, ओके। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है और टोटल यहाँ पर 46 स्लाइड्स यहाँ पर थी, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया और कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं उठाया गया है, सारा चीज़ें जो है वो बिल्कुल काम की ही उठाई गई थी, ओके। तो ये आपकी वीडियो है और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, ओके। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में इसको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।